गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पंखुरी कक्कड़ है और स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ की तरफ से मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आई हूँ। सब्जेक्ट है आज मेरा साइकोमेट्री और उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आइटम राइटिंग एंड आइटम ट्राई आउट इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। देखिए, जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, ये यूनिट नेट के यूनिट 3 का पार्ट है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक यूनिट बेस्ड है एंड आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे बच्चों को इस टॉपिक में, इस यूनिट में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनमें से एक मैं भी थी। लेकिन अब जब मैं इस टॉपिक को डीपली समझ चुकी हूं तो मैं भी ये चाहती हूं कि जिन जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है वो लोग इसको इजीली समझ पाएं और अपना स्कोर बेहतर कर पाएं नेट या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राफ्टिंग ग्रेट असेसमेंट, building the foundation of reliable and valid test. Every great psychological test begins with a well-written item. Item का मतलब क्या है? आप लोगों ने, अगर सबने बीए एमए करा होगा, बीए एमए के बच्चों को उन्होंने प्रैक्टिकल्स करे होंगे तो उन्हें बुकलेट दी जाती है एक फिल करने के लिए। तो सिंपल सी अगर आप उस बुकलेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ में स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ में क्वेश्चंस होते हैं जिनको पढ़कर आपको उसका जवाब देना होता है। सभी ने देखा होगा। तो उस जो स्टेटमेंट और वो क्वेश्चन जो है उसको आइटम कहा जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की भाषा में। ठीक है, देखिए, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट इस बात पे निर्धारित करता है कि आइटम उसका अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए, तभी वो एक रिलायबल और वैलिड टेस्ट माना जाएगा और तभी जाके उसका स्टैंडर्डाइजेशन होगा। अदरवाइज आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, अगर आइटम में थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ हुई तो वो आपका टेस्ट जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आइटम क्या है? अब इसमें हम पढ़ेंगे कि आइटम होता क्या है। डेफिनेशन देखिए, एन आइटम इज अ सिंगल क्वेश्चन और टास्क। या तो एक सिंगल क्वेश्चन होता है या एक टास्क होता है, मतलब उसको पढ़ के हमें कुछ करना है ना। इन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट मेजर्स अ स्पेसिफिक बिहेवियर ट्रेट और एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज ऐसे मेजर हो रही है जैसे सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन, कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं, तो वो जो आइटम होगा, जैसे ही हम उसका आंसर देंगे तो वो हमारा एक तरीके से बिहेवियर मेजर करेगा। अगर किसी को डिप्रेशन है तो उस टेस्ट में वो आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम इस तरह से लिखा हुआ होगा कि जैसे ही आप उसका आंसर करेंगे तो जो रिसर्चर है, जो डेवलपर है टेस्ट का, वो समझ जाएगा कि आपका बिहेवियर किस तरीके का है। आइटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी टेस्ट। आइटम्स क्या होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि जिससे पूरी नींव बनाई जाती है। आपने नींव रखी, धीरे धीरे करके एक एक ईंट रखा, है ना। बिल्डिंग बनती कैसे है? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, आइटम्स क्या है? टेस्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे टेस्ट के एग्जांपल्स देखिए, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी स्केल्स, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अ क्वेश्चन लाइक आई ऑफन फील नर्वस इन सोशल सिचुएशंस। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है ये भी आइटम ही, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि आइटम एक क्वेश्चन की फॉर्म में है या स्टेटमेंट की फॉर्म में है। क्वेश्चन की फॉर्म में होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता और ये अलग तरीके से पूछा जाता, बट यहाँ क्या है कि यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसके आगे के रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे? हो सकता है इस तरह से हो, एग्री या डिसएग्री करते हैं आप, यस या नो करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रिसर्चर ने उसे किस तरह बनाया है। अब यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा है ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए, सोशल एंजाइटी स्केल का। सपोज करिए किसी डेवलपर ने सोशल एंजाइटी के ऊपर एक स्केल बनाया है, तो उसने देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, आई ऑफन फील नर्वस इन सोशल सिचुएशन, यानी कि मुझे अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, मुझे घबराहट फील होती है जब भी मैं किसी सोशल सिचुएशन में होता हूँ। और वो सोशल सिचुएशन कोई भी हो सकती है कि
कोई शादी में या किसी पार्टी में या एक सोशल गैदरिंग जैसे बाकी मोहल्ले वाले लोग अपना मिलके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो उन जगहों पर जाने में उसको नर्वसनेस फील होती है। तो कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल इसको अटेम्प्ट करेगा तो वो अपने बारे में सोचेगा कि उसे कैसा लगता है। तो अगर वो वाकई में घबराता है तो वो यस पे टिक करेगा, नहीं घबराता है तो वो नो पे टिक करेगा। ठीक है, इसका की पॉइंट क्या है? द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ आइटम्स। जिस तरीके के आप आइटम्स बनाते हैं, आपका पूरा का पूरा टेस्ट की क्वालिटी उन्हीं पे निर्भर करती है। जिस तरह से आप आइटम बनाएंगे उसी तरीके का टेस्ट वो माना जाएगा। अगर आइटम खराब बनाएंगे तो इवेंचुअली आपका टेस्ट बहुत खराब होगा और वो इतना, जिसे कहते हैं ना तो रिलायबल होगा ना वैलिड होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आइटम राइटिंग क्या होती है? देखिए, कोई भी टेस्ट बनाने से पहले आइटम लिखे जाते हैं, तभी टर्म आई है आइटम राइटिंग, है ना। कि मैं अगर एक रिसर्चर हूं, मुझे एक टॉपिक पे टेस्ट बनाना है जो अभी तक नहीं बना है, ऑब्वियसली आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते, तो आप अपना खुद का टेस्ट डेवलप जब करते हैं, है ना, तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, उन वेरिएबल्स का सहारा लेके आइटम लिखने का काम हम रिसर्चर्स को करना होता है। ठीक है, आइटम राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेस्ट। किसका प्रोसेस है? टेस्ट बनाने का, क्रिएट करने का। क्वेश्चंस दैट एक्यूरेटली मेजर, ऐसे क्वेश्चन या स्टेटमेंट जो बिल्कुल एक्यूरेटली यानी कि बिल्कुल सटीक तरीके से मेजर करते हैं, जो कि वो मेजर करने के लिए बनाए गए हैं। intended to measure the psychological construct। इस लाइन का मतलब है कि अगर मैं कोई इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना चाहती हूं तो उसका हर आइटम सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ही मेजर करे, कोई और ट्रेट या कोई और बिहेवियर कुछ और मेजर ना करे किसी और टॉपिक का। सपोज करिए कि मैंने कोई ऐसा आइटम लिख दिया जो कि इंटेलिजेंस को ना मेजर करे और किसी और चीज को मेजर कर रहा है, कि जैसे मेरी हेल्थ, है ना, तो वो आइटम गलत आइटम कंसिडर किया जाएगा। आपने जो टॉपिक चुना है, ध्यान रखिए कि आइटम राइटिंग में हमें करना यही है कि हमने जो टॉपिक चुना है, हमारे आइटम वही चीज मेजर करने चाहिए, कुछ और मेजर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। आर्ट तो है ही कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं, और साइंस किस तरीके से, क्योंकि हम इस टेस्ट को आगे यूज करने वाले हैं, लोगों पर उसका प्रयोग करेंगे, उससे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो रिजल्ट्स ऐसे होंगे, वो हमारा सबूत, एविडेंस बनेगा कि बाद में वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो सके और एक लार्ज पब्लिक उसे यूज कर सके। तो इसलिए आइटम राइटिंग साइंस भी है एंड आर्ट भी है। डन बाय, कौन करता है ये? डन बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। जो जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, या तो वो बनाते हैं ये टेस्ट, साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं ये टेस्ट, या फिर जो टेस्ट डेवलपर्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है टेस्ट डेवलप करने का, वो लोग बनाते हैं। अब 3 की गोल्स क्या है आइटम राइटिंग के? गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? क्लैरिटी, इजी टू अंडरस्टैंड, आइटम्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो आप इंसान से, किसी भी इंडिविजुअल से पूछना चाह रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से पूछना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए। ठीक है, कि उसे समझ आए, आपकी भाषा समझ आए। रेलेवेंस, लिंक्ड टू द कंस्ट्रक्ट। रेलेवेंस मतलब कि उससे जुड़ा होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो उसके सवाल, उसके आइटम्स उसी से जुड़े होने चाहिए, किसी और चीज से जुड़े नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि जो आइटम्स हैं वो आपकी मेमोरी चेक कर रहे हैं या इमोशन या हेल्थ का कुछ पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो सही नहीं माना जाएगा। तो रेलेवेंट होने चाहिए, बिल्कुल उससे लिंक्ड होने चाहिए। और फिर फेयरनेस, यहाँ कल्चरल फेयरनेस की बात आती है कि आप ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके का टेस्ट बनाया जो सिर्फ एक ही ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, मतलब दूसरा ग्रुप उसे कर ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हैं ये किस तरह से हो सकता है? जैसे मतलब आपने कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहे जो हिंदुओं में बहुत प्रचलित है ना, तो हिंदू लोग तो बहुत कर लेंगे उसे आसानी से, लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, वो सब हो सकता है ना कर पाए।
है ना, उन्हें सही ही ना लगे, तो ये पक्षपात जो है ना, ये नहीं होना चाहिए आपके टेस्ट में। वो फिर सही नहीं माना जाता है कि आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से ही टेस्ट बनाया है, तो वो चीज गलत होती है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब टेस्ट आइटम्स किस तरीके के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम यानी कि ऑब्जेक्टिव आइटम्स वो होते हैं जिनका आंसर फिक्स होता है, या तो ये होगा आंसर या ये होगा। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज ही आते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ही सही होता है ना, इस तरीके के होते हैं। ट्रू फॉल्स टाइप के होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू है या ये स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स है। और मैचिंग वाले होते हैं कि इससे इसको मैच कर रहा है, इससे इसको मैच करना है। सभी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैचिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें इंडिविजुअल अपना ओपिनियन खुद देता है, इसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता। जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है, हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है हमारी, जो शार्क हो गया या टीएटी हो गया, उसमें कुछ सही गलत नहीं होता है। उसमें जो इंडिविजुअल है वो अपना खुद का ओपिनियन दे रहा है कि उसे क्या लग रहा है, उसे क्या प्रतीत हो रहा है, ये तस्वीर देखकर या ये इमेज देखकर क्या लग रहा है। तो ऐसे आइटम्स को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल को या तो कोई शॉर्ट आंसर देना होता है, या कोई तरीके का एस्से लिखना होता है, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी एक तरीके का टेस्ट है, हमारे साइकोलॉजी में यूज होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस अधूरा छोड़ा हुआ है एंड हम उसे अपने तरीके से, अब जैसी हम सोच रखते हैं उसी तरीके से तो हम उसे पूरा करेंगे, है ना। तो ये चीजें जो है दर्शाती है कि हमारी सोच कैसी है, तो ये सब्जेक्टिव आइटम्स में आता है। और रेटिंग स्केल आइटम्स यूज्ड इन पर्सनालिटी या एटीट्यूड टेस्ट। अब पर्सनालिटी और एटीट्यूड जैसे टेस्ट जो होते हैं उनमें ना रेटिंग स्केल यूज किया जाता है। जैसे किस तरीके से, एक स्केल होता है हमारा लाइकर्ट स्केल, ठीक है, उसमें आइटम्स देखिए किस तरीके से होते हैं, स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, फिर न्यूट्रल, फिर डिसएग्री एंड फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरीके की पूरी स्केल बनी होती है 0 to 5 या 1 to 5 तक। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट पढ़ के उस आंसर पे टिक करना होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल ये है, आई फील कॉन्फिडेंट अराउंड अदर्स। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हमें 1 से 5 तक की स्केल पर हमें रेट करना है कि हम कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? हम जब एक आइटम लिखना शुरू करते हैं, आइटम राइटिंग एक शुरू करते हैं, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, है ना, क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए? क्लैरिटी, यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, अवॉइड जार्गन। आपको डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है, सिंपल लैंग्वेज, जो कि एक आम इंसान को भी समझ आए और एक बहुत हाई इंटेलिजेंट इंसान को भी समझ आए, यानी कि सबको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखिए कि बैड स्टेटमेंट कौन सा होगा, बैड आइटम कौन सा कहलाया जाएगा। डू यू ऑफन एग्जिबिट एमिगडाला ड्रिवन अफेक्टिव डिसरेगुलेशन। अब जो इंसान थोड़ा ज्यादा साइंस जानता है, बायो का स्टूडेंट है, वो तो चलो इस स्टेटमेंट को 1 या 2 बार पढ़ने में समझ जाएगा, लेकिन जिस इंसान ने सपोज करिए इतनी पढ़ाई नहीं करी, वो तो इसी में घूम जाएगा ना कि यार ये क्या स्टेटमेंट लिखा है, ये क्या आइटम लिखा है ना। तो हो सकता है वो आइटम इसको अटेम्प्ट ही ना करे, वो ना दे इसका आंसर। तो ये होता है जब आप इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करते हैं आइटम लिखते टाइम। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो अच्छा स्टेटमेंट क्या होगा, डू यू ऑफन फील ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस, कि क्या तुम खुद से कभी कभी ऐसे ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि यार मेरे इमोशंस हैं, मैं इतना ज्यादा इमोशनली रिएक्ट कर देता हूं हर जगह, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, समझ रहे हैं। तो ये आइटम जो है ये ज्यादा लोगों को समझ में आएगा एज कंपेयर टू ये ऊपर वाला आइटम जो कि एमिगडाला ड्रिवन इफेक्ट ये सब कह रहा है, समझ रहे हैं। इसमें वर्ड्स देखिए कितने डिफिकल्ट हैं, इसमें देखिए कितना इजीली दे रखा है। तो ये गुड आइटम है और ये बैड आइटम है, समझ आया। देखिए इसमें लिखा है 1 आइडिया पर आइटम, हर आइटम के पीछे एक ही आइडिया होना चाहिए, मतलब कि वो एक ही चीज पूछे।
आप 3-4 चीजों को मिक्स मत करिए एक ही आइटम में, उससे भी ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे कि बैड आइटम क्या होगा, आई फील हैप्पी एंड एनर्जेटिक एवरी डे, मतलब मैं हैप्पी भी फील कर रहा हूं और मैं एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूं। तो बहुत से लोगों के लिए ये दोनों चीजें ना अच्छी नहीं होती। अच्छी इन द सेंस कि मतलब सही नहीं होती। जरूरी नहीं है मैं खुश हूं लेकिन मैं आज इतनी एनर्जेटिक नहीं हूं, समझ रहे? तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करना लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए हम इस आइटम को बैड मानते हैं कि आप दो आइडियाज एक साथ प्रस्तुत ना करें। अवॉइड नेगेटिव वर्डिंग, आप अपने आइटम्स में कोशिश करिए कि नेगेटिव वर्ड कम हो या बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, जहां जरूरत हो वहां तो लगाइए नेगेटिव वर्ड है, जैसे नो एंड नॉट, इस टाइप के चीजें, बट अवॉइड करिए। क्योंकि जब नेगेटिव वर्ड आता है ना किसी भी इंडिविजुअल के सामने तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, थोड़ा समझने में टाइम लगता है उस चीज को। आई डू नॉट फील सैड, अब इस तरीके का स्टेटमेंट जो है कंफ्यूज कर सकता है आपके रिस्पोंडेंट्स को, जो भी आपका टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। कल्चरल फेयरनेस होनी चाहिए। अवॉइड आइटम्स दैट फेवर वन ग्रुप, ऐसे आइटम्स अवॉइड करिए जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को फेवर करते हैं या उनकी तरफ दर्शाते हैं, समझ रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। एप्रोप्रिएट रीडिंग लेवल, मैच द टारगेट पॉपुलेशन, रीडिंग लेवल भी ना उसी तरीके का होना चाहिए। जैसे कि वही है कि डिफिकल्ट वर्ड्स आप बहुत ज्यादा इंक्लूड ना करें, बहुत टफ इंग्लिश इंक्लूड ना करें, क्योंकि अगर इतनी टफ इंग्लिश आप डाल देंगे तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा उस टेस्ट को, फिर किस तरह से आप रिसर्च कर पाएंगे, समझ रहे हैं? अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, डोंट सजेस्ट द राइट आंसर। अच्छा, आपके आइटम्स इस तरह लिखे होने चाहिए कि आप ऐसा ना लगे कि आप खुद ही आंसर बता रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है, हम लोग अक्सर सब स्टूडेंट्स हैं तो हम इस चीज को समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो ऐसा भी आइटम मत बनाइए कि भाई सामने वाले को डायरेक्टली समझ आ जाए कि ये क्या पूछ रहे हैं और फिर वो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो उस हिसाब से आंसर करेगा, समझ रहे हैं, उसमें भी फिर बायसनेस आती है। तो ये चीजें, ये प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब कुछ एरर्स हो जाती है आइटम राइटिंग में, वो क्या होती है? ambiguity, vague word like often, sometimes, rarely mean different things to different people। ठीक है, हर किसी को ना सारी लैंग्वेज ना समझ नहीं आती। जो लोग बहुत मतलब पढ़े लिखे होते हैं उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो ये इस टाइप के वर्ड्स का ना मीनिंग या सेंस समझ पाए। मैं तो एक वर्ड यूज करूंगी सेंस, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हर आइटम में, हर सेंटेंस में अलग तरीके से मतलब निकालते हैं, तो हर कोई नहीं पकड़ पाता इन चीजों को। तो आप अवॉइड करें कि इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल ना हो, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, समझ रहे हैं? डबल नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए। डबल नेगेटिव अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक एरर है, एम्बिग्विटी भी एक एरर है, डबल नेगेटिव्स भी एक एरर है। आई नेवर फील नॉट एंग्शियस, अब देखिए ये कितना कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, आई नेवर फील नॉट एंग्शियस, तो इसमें डबल नेगेटिव यूज हो रहा है। सिंगल नेगेटिव में तो अभी हमने पीछे पढ़ा तो उसमें तो प्रॉब्लम आती ही है, यहाँ तो डबल नेगेटिव आ गए। तो बच्चे को या इंसान जो भी आपका टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है उसको कंफ्यूजन जरूर होगी। फिर सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, आइटम्स दैट मेक वन आंसर सीम मोर एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सोशली डिजायरेबल यानी कि सोशली एक्सेप्टेबल माने जाते हैं, है ना? कुछ बच्चे, कुछ लोग जो भी हमारा टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उन्हें ये लगता है कि अगर हम सब अच्छे अच्छे आंसर देंगे, राइट आंसर देंगे तो मतलब रिसर्चर को अच्छा लगेगा, है ना? क्योंकि ऐसे लोग क्या है ना, समझ नहीं पाते कि रिसर्चर का एम क्या है इस टेस्ट के पीछे। तो जब लोग अपनी मर्जी से इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो वो सब पॉजिटिव आंसर ही देना चाहते हैं। अब सपोज करिए ये यहाँ लिखा है आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, इस स्टेटमेंट को पढ़ के ना हर इंसान ना यस ही टिक करेगा। मोस्टली 95% लोग इसे यस ही टिक करेंगे, हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जो इस पर नो टिक करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो है सोशल डिजायरेबिलिटी दिखाते हैं कि सोसाइटी में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, है ना, जो सबकी मदद करते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए।
फिर क्लैंग एसोसिएशंस, ऑब्वियस क्लूज इन एमसीक्यूज ऑप्शन। तो एमसीक्यू ऑप्शन में जब आपके बहुत ही पर्टिकुलर कुछ क्लूज आते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्वेश्चन कैसे कि आइटम्स डिजाइन टू कंफ्यूज रादर देन मेजर। आप जितनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ाएंगे अपने टेस्ट आइटम में उतना ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि वो रिसर्च जो है आपकी प्रॉपर कंप्लीट हो पाए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देती हूँ पुअर आइटम का। डोंट यू एग्री दैट साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि मतलब क्या तुम एग्री नहीं करते हो कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन है ना, ये सबको ना लीड करेगा कि हाँ साइकोलॉजी तो इंपॉर्टेंट होती ही है, समझ रहे हैं। तो ये लीडिंग क्वेश्चन का एग्जांपल है, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी आइटम राइटिंग करते वक्त। अच्छा देखिए, राइटिंग आइटम्स फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स, अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि किस टेस्ट का कैसा एग्जाम्पल, आपको किस तरीके के आइटम लिखने चाहिए किस टेस्ट में। इंटेलिजेंस या एबिलिटी टेस्ट में आपको ऐसे आइटम लिखने चाहिए दैट हैव वन करेक्ट आंसर वेरी इन डिफिकल्टी। इंटेलिजेंस अगर आपको किसी की मेजर करनी है तो आपको ऐसे आइटम्स बनाने चाहिए जिसमें एक करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस तभी मेजर होगी जब आपका एक आंसर सही होगा और एक आंसर गलत होगा। एग्जाम्पल, डिजिट स्पैन, एनालॉजीज एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। ऐसे टेस्ट में, इस टाइप के टेस्ट में एक ही सही आंसर होता है, तो उस हिसाब से आप इंटेलिजेंस को मेजर कर पाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट में ऐसे आइटम्स होने चाहिए जो ना कि सही हो ना गलत हो, कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। मेजर्स टिपिकल बिहेवियर, उसमें सिर्फ बिहेवियर मेजर होता है, उसमें कुछ सही और गलत नहीं होता पर्सनालिटी टेस्ट में। तो इस तरीके के आइटम्स बनाने चाहिए आपको। एग्जाम्पल, आई सी माई सेल्फ एज समवन हु इज टॉकेटिव, यानी कि मैं ऐसा देखता हूं अपने आप को जो बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है। तो ये एक पर्सनालिटी का पार्ट है, इसमें कुछ सही और गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉकेटिव लोग सब बुरे ही होते हैं, नहीं, अच्छे भी होते हैं, टॉकेटिव होना भी अच्छी बात है ना, कि बशर्ते की चीजें आप बैलेंस में कर रहे हैं, है ना, बैलेंस में करी हुई सभी चीजें अच्छी ही होती हैं। एटीट्यूड या बिलीफ स्केल्स मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एन ओपिनियन, यानी कि लाइकर्ट स्केल का जो मैंने एग्जांपल दिया था, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक जाने का, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो एटीट्यूड है उसकी स्ट्रेंथ की वो कितना उसमें ताकत है, कितना जरूरी है वो आपके लिए, कितना मैटर करता है, ये मेजर हो रहा है। यानी कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड बी फ्री फॉर ऑल। अब इस तरीके का स्टेटमेंट में आप स्ट्रांगली एग्री करोगे, न्यूट्रल रहोगे, डिसएग्री करोगे या स्ट्रांगली डिसएग्री करोगे, तो इस तरीके से चॉइस देनी चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट, करिकुलम बेस्ड नॉलेज फोकस्ड आइटम। जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो तो हमारे ही करिकुलम पे बेस्ड होते हैं कि भाई जैसे हम लोग अपने कॉलेज में इंटरनल होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, वो उसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये तो डायरेक्टली कोर्स से ही पूछा गया है, सर समझ रहे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग टेस्ट टाइप्स हैं और हमने देखा कि इनमें आइटम्स कैसे कैसे बनने चाहिए। अब आइटम राइटिंग के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है आइटम ट्राई आउट। नाम से ही समझ आ रहा है कि हम उस आइटम को ट्राई करके देख रहे हैं लोगों पे कि वो कितना सही है और कितना लोग उस पे आंसर कर पा रहे हैं। आइटम ट्राई आउट, इसको पायलट टेस्टिंग भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रिंग द न्यूली रिटन आइटम्स टू अ स्मॉल सैंपल बिफोर द फाइनल टेस्ट इज पब्लिश्ड। देखिए, कुछ भी आइटम्स जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि हमने सारे आइटम्स बिल्कुल सही लिखे होंगे, नहीं, हम अप्रूवल के लिए उसको जरूर भेजेंगे। हमारे सुपरवाइजर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उनको दिखाएंगे कि सर देखिए हमने इस तरह से आइटम्स बनाए हैं, आप बताइए कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो वो लोग भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप पहले पायलट टेस्टिंग करके लाओ, एक छोटी टेस्टिंग करके लाइए, है ना। तो एक छोटा सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम ये टेस्ट देते हैं करने को, और ये सब होता है फाइनल पब्लिश होने से पहले। ये सब कुछ सारा काम किया जाता है। उसका पर्पस क्या है? चेक इफ आइटम्स आर अंडरस्टूड करेक्टली।
ये चेक करना कि आइटम्स सच में लोगों को समझ आ रहे हैं या नहीं। आइडेंटिफाई पुअरली परफॉर्मिंग आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो कि बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि उनका जवाब कोई नहीं दे रहा। बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूजिंग आइटम्स को ना छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फिर गैदर डेटा फॉर आइटम एनालिसिस, और जब ये पायलट टेस्टिंग होती है तो लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें एनालिसिस करना पड़ता है एंड हमें समझना पड़ता है कि हमारे टेस्ट के लिए कौन सा आइटम सही है और कौन सा आइटम बेकार है। इट इज अ रिहर्सल ऑफ द टेस्ट अंडर रियलिस्टिक कंडीशन, एक रिहर्सल होती है। फाइनल पब्लिश होने से पहले एक छोटी सी रिहर्सल, जैसे हम लोग का कोई कंपटीशन होता है डांस वगैरह का, तो हम रिहर्सल्स करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये भी उसी तरीके का ही है, उसको ऐसे ही समझिए। एनालॉजी क्या है इसके पीछे की? लाइक अ ड्रेस रिहर्सल बिफोर द मेन परफॉर्मेंस। अब मेन परफॉर्मेंस करने से पहले अपनी ड्रेस की चेकिंग करते हैं ना, कि सही से हमारा कॉस्ट्यूम सही है या नहीं, और गाना वाना हमारे चल रहा है या नहीं प्रॉपर तरीके से, तो ये उसी की तरह है आइटम ट्राई आउट। आगे देखते हैं हम। अब देखिए इसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो हमें एक सैंपल सेलेक्ट करना है, और सैंपल वही होना चाहिए जो एक्चुअल हमारी पॉपुलेशन है। ये नहीं कि अगर मैंने सोचा कि मुझे एमए के बच्चों पे टेस्ट करना है ये, तो मुझे सैंपल भी आइटम ट्राई आउट के लिए जो लेना है वो भी एमए के बच्चे ही होने चाहिए। ये नहीं कि मैं बीए के बच्चों को ले रही हूँ, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो सेलेक्ट करना है वही सैंपल। सिमिलर एज, एजुकेशन और बैकग्राउंड, जो भी आपने सोचे हैं कि किस एज के लेने हैं, किस बैकग्राउंड के लेने हैं, एग्जैक्टली वही सैंपल आपको लेना है आइटम ट्राई आउट के लिए। इसका टिपिकल साइज होता है 200 से 500 पार्टिसिपेंट्स फॉर अ रिलायबल ट्राई आउट। देखिए जितना बड़ा सैंपल होगा ना, उतना ही आपके टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल माने जाएंगे। तो इतना तो मिनिमम सैंपल आपको लेना चाहिए, 200 से 500 का। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर द टेस्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन, सेम इंस्ट्रक्शन, टाइम लिमिट्स। जो आप फाइनल पब्लिश करेंगे टेस्ट को, उसके लिए जो कंडीशंस हैं, इस ट्राई आउट के लिए भी सेम कंडीशंस होनी चाहिए। कलेक्ट रिस्पॉन्सेज, ऑब्वियसली उनको टेस्ट देंगे, उनके रिस्पॉन्सेज उनसे कलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड ऑल आंसर्स केयरफुली, हर एक आंसर को हमें केयरफुली रिकॉर्ड करना है। अगर हमने गलती कर दी आंसर रिकॉर्ड करने में, तो हम किस पे ब्लेम डालेंगे? गैदर क्वालिटेटिव फीडबैक, आस्क पार्टिसिपेंट्स इफ एनी आइटम्स वर कंफ्यूजिंग। उनसे डायरेक्टली जाके पूछेंगे कि आपको कुछ आइटम्स कंफ्यूजिंग लग रहे थे क्या, तो वो अगर बता देते हैं तो अच्छी बात है। फिर हम उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आइटम एनालिसिस, जिस पे एक डिटेल वीडियो मैं अगले बार बनाऊंगी। चेक डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। फिर लास्ट में आता है रिवाइज और एलिमिनेट वीक आइटम्स। जो भी वीक आइटम्स लगते हैं आपको, उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। देखिए सैंपल साइज भी इसलिए मैटर करता है कि अगर हम छोटा सैंपल ले लेंगे, है ना, तो उस पे ना प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सैंपल मैटर क्यों करता है? अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल गिव्स मिसलीडिंग रिजल्ट्स। अगर सैंपल ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आपका, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एमए की जगह मैंने बीए के बच्चों को ले लिया, तो मिसलीडिंग रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट सही नहीं माने जाएंगे। आइडियल सैंपल होना चाहिए, mirrors the population the test will be used on, बिल्कुल वही पॉपुलेशन होनी चाहिए जिन पे एक्चुअल टेस्ट आपका यूज होगा। एग्जाम्पल, इफ अ डिप्रेशन स्केल इज फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ट्राई आउट सैंपल भी कॉलेज स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं छोटे बच्चों पे डिप्रेशन स्केल यूज कर रही हूँ या बहुत एल्डरली लोगों पे यूज कर रही हूँ। मिनिमम रिकमेंडेड साइज, एटलीस्ट 5 to 10 रिस्पोंडेंट्स पर आइटम। एक आपको अगर चेक करना है ना कि आइटम के रिस्पॉन्सेस किस तरह से आए, तो कम से कम 5 से 10 रिस्पोंडेंट्स तो होने चाहिए ना चेक करने के लिए। फॉर अ 40 आइटम टेस्ट, अगर किसी टेस्ट में 40 आइटम है, 40 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 200 to 400 पार्टिसिपेंट्स। 40 से अगर आप कंपेयर करें तो उसका कम से कम 5 या 10 गुना तो पार्टिसिपेंट्स आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आपका 40 आइटम का टेस्ट है। डाइवर्सिटी को इंक्लूड करिए, इंक्लूड डाइवर्सिटी, जेंडर, एज, एजुकेशन लेवल और रीजन। अवॉइड यूजिंग द सेम ग्रुप फॉर ट्राई आउट एंड फाइनल स्टैंडर्डाइजेशन। अगर एक और बार आपको ट्राई आउट करना पड़ जाए
सपोज करिए आपके पहले ट्राई आउट में रिजल्ट सही नहीं आए, एक और करना पड़ जाए, तो उसी सैंपल को यूज मत। चैलेंजेस क्या होते हैं आइटम राइटिंग में? टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज। राइटिंग गुड आइटम्स रिक्वायर मल्टीपल रिविजन, बार बार आपको रिविजन करना पड़ेगा, समय लगेगा। जल्दीबाजी में करेंगे तो ऑब्वियसली एरर होगी उसमें। एक्सपर्ट डिसएग्रीमेंट, अगर हमारे सुपरवाइजर ने मना कर दिया तो ये भी एक चैलेंज ही है हमारे लिए। पार्टिसिपेंट फैटीग, लॉन्ग ट्राई आउट टेस्ट लीड टू केयरलेस रिस्पॉन्सेज, अगर आपका टेस्ट बहुत ज्यादा लंबा है तो जो लोग है ना वही बोर हो जाएंगे करते करते, तो उनका फैटीग भी एक चैलेंज है हमारे लिए। एथिकल कंसर्न्स, कुछ इस टाइप का आइटम आपने पूछ लिया जो सामने वाले को बुरा लग गया या उसने दिल पे ले लिया, तो वो भी एक तरीके का चैलेंज है जो एक रिसर्चर को फेस करना पड़ता है। ट्रांसलेशन इश्यूज, आप जो भाषा कहना चाह रहे हैं, जो मतलब बताना चाह रहे हैं, क्या पता उस चीज को वो समझ ना पाए, तो ट्रांसलेशन का भी इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या है कि यूज एक्सपर्ट पैनल्स एंड पीयर रिव्यू, पायलट इन स्टेजेस एंड इंक्लूड अटेंशन चेक आइटम्स। इसमें आप ही को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इतना अटेंशन से फोकस्ड होकर आइटम्स बनाएं कि आप ये सारे चैलेंजेस को अवॉइड कर पाए। अब लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आइटम राइटिंग इज द फर्स्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। गुड आइटम्स जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो क्लियर होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, अनबायस्ड होते हैं कि बायसनेस नहीं करते हैं वो, एंड एप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट ऑडियंस, जिसको हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक होते हैं। आइटम ट्राई आउट इज एसेंशियल टू टेस्ट आइटम्स अंडर रियल वर्ल्ड कंडीशन। आइटम ट्राई आउट एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें ये बताती है कि एक्चुअल में जब हम फाइनली पब्लिश कर देंगे टेस्ट तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे, कैसा तरीका होगा, वहां कैसी कंडीशंस होंगी। ट्राई आउट हेल्प्स आइडेंटिफाई आइटम्स दैट आर कंफ्यूजिंग, ट्राई आउट से कंफ्यूजिंग आइटम्स जो हैं हमें पता चल जाते हैं। कंफ्यूजिंग है अगर, बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है, ये ट्राई आउट में आपको पता चल सकता है। एक लास्ट की मैसेज यही है, अ टेस्ट इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द आइटम इट कंटेन्स। अगर आपके आइटम स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर आप सारी शर्तें जो हैं एक आइटम बनाने से पहले फॉलो कर रहे हैं, तो वाकई में आपका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट स्टेप इज आइटम एनालिसिस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।